स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। मंगलोर कस्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा का नेतृत्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने किया है। कार्यक्रम में रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश यह अभूतपूर्व कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता तोड़ा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को नष्ट किया। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीन और तुर्की से मिले हथियारों को निष्प्रभावी बनाया। सैनिकों के लिए बहुत बहुत आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जाके और इतना बड़ा किया है, तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद करती हूँ। मैम सीज फायर भी हुआ है बीच में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, सीज फायर हुआ है। हाँ जी, उसी के सम्मान में तो है। उन्हीं के सम्मान में तो हम लोग सब कर रहे हैं। तो सेना के सम्मान के लिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको, तो मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा यात्रा है केवल कन्या पाठशाला से शुरू होकर पूरे मंगलोर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेगी। क्या विशेषता है? विशेषता है कि हम सबको गर्व है अपनी देश की सेना पर। इस देश की सेना ने पाकिस्तान के सबके छुड़ा दिए हैं और इसी का हम अपनी सेना पर बहुत गर्व करते हैं। उसी गर्व के सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब तिरंगा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेतृत्व में निकाली जा रही है मुख्य? ये मेरे नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सब पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। संसद के जरिए नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। इस क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने अलग अलग राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव से कोई फायदा नहीं होने वाला, केवल नुकसान ही है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है 1962 से 67 तक कांग्रेस का राज रहा, तब एक देश एक चुनाव हुए, उस समय क्या नुकसान हुआ कांग्रेस को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो अपनी विधानसभाएं सत्ता समय समय पर भंग की हैं, उसी की वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाएगा तो पूरे देश का एक साथ भला होगा। तो कांग्रेस 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही राज्य रहा। तब एक देश एक चुनाव हुआ है। उस समय पर क्या क्या नुकसान हुए ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उसके कारण ये तो कांग्रेस ने जो विधानसभाएं अपनी सत्ता लोलुपता के कारण समय समय पर भंग की, विरोधी दलों की विधानसभाएं भंग की, उसके कारण से शेड्यूल सारा बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का बहुत। शहर के अलग अलग प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दून नगरी के धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी के जरिए पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी के जरिए देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास और मंथन से शहर के चौक चौराहों का पारंपरिक के साथ में पौराणिक शैली सौंदर्यीकरण के विकसित किए जाने की कार्य योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप शहर के घंटाघर सहित अन्य चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत बनाने का कार्य गतिमान है। घंटाघर के सुधारीकरण कार्यों से यहां के यातायात संचालन में मदद मिलेगी। वहीं घंटाघर अपने भव्य स्वरूप से जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। चौराहों पर राज्य की लोक पारंपरिक शैली में विकसित छवि पर्यटकों में राज्य और लोक संस्कृति और परंपरा के दर्शन कराएगी। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो
जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया है, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कुठाल गेट, साई मंदिर, दिलाराम, ब्रह्म कमल, वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जो प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं जहाँ पर लोकल्स भी और हमारे जितने भी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं इन सब स्थलों से गुजरते हैं, तो अब हमारी संस्कृति को शोकेस करने का इससे अच्छा ज़रिया नहीं हो सकता था। और क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड हैं तो इनको एक प्रोमिनेंट ब्यूटी फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में डेवलप होना ही चाहिए था। रुद्रप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग पर बीती रात एक बड़ी घटना सामने आई जब दो यात्री शॉर्ट कट के चक्कर में गहरी खाई में फंस गए। पुराना रामबाड़ा के पास में योगराज शिवम, जो हरियाणा के करनाल के निवासी हैं, संकट में पड़ गए। सूचना मिलते ही डीडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बावजूद कड़ी मेहनत से दोनों यात्रियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। यात्रियों ने बताया कि जल्द ही नीचे पहुंचने के शॉर्टकट रास्ता लिया था जो उन्हें मुसीबत में डाल गया। खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में मदद मांगी, जिसके बाद उनकी जान बची। इकतीस मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती के कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहिल्याबाई होलकर की जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश के सभी जिले मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। देहरादून में बिंदास और रिस्पाना नदियों के किनारे बने एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को नई गति मिल रही है। नगर निगम ने दोनों नदियों के किनारे करीब 2600 से अधिक अतिक्रमित निर्माणों को चिन्हित किया है। निगम की ओर से उन भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जा रहा है। जो बिंदाल में सर्वे हुआ था, जॉइंट सर्वे, उसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने आइडेंटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स आए हैं उनमें भी लगातार 2 टीम के माध्यम से नोटिसेस जारी करने का, सर्व कराने का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक 50 से ऊपर नोटिसेस सर्व किए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर के लगभग 834 इस प्रकार के नोटिसेस सर्व किए जाने हैं। नोटिस के पश्चात उन्हें समय मिलेगा अपनी आपत्ति, अपना पक्ष रखने का और उसके उपरांत जो उनके द्वारा तथ्य रखे जाते हैं उसकी सुनवाई के उपरांत आगे की कार्रवाई। हल्द्वानी के ऊंचा पुल स्थित बालकनाथ मंदिर में चल रही भगवत कथा में श्रद्धालु इतने ही लीन हो गए कि चैन स्नैचिंग गिरोह ने भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर 3 महिलाओं से 2 चैन और 1 मंगलसूत्र चोरी कर लिया। इस मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। चैन स्नैकिंग की घटना वीडियो बना रहे कैमरामैन की कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हुई। तत्काल आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन हुआ। इस दौरान पुलिस ने गोसाई नगर बाजपुर अड्डे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपियों में 2 महिलाएं, 1 युवक शामिल। 20 मई को मुखाने के बिठोरिया क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में सीसीटीवी हमने देखी, उस जगह का जो टावर डंप उठाया और जो शहर के सीसीटीवी का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो ये संदिग्ध कार और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे। तो इसके आधार पर हमारी पुलिस ने जो संदिग्ध कार थी उसकी पहचान की और ये पहचान करते करते हमारी जो टीम है वो दिल्ली पहुंची और यहाँ से जो 3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उन लोगों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों लोगों के कब्जे से जो है 2 चैन और 1 मंगलसूत्र की बरामदगी हो गई है। ये लोग बेसिकली यहाँ आए और इस कथा में शामिल हुए और वहाँ पर कथा में शामिल लोगों के गले से इन्होंने मंगलसूत्र चुराया है। इनमें से एक जो पति पत्नी अभियुक्त हैं ये पहले भी हिमाचल में सिरमौर से इसी तरीके की घटना में जेल जा चुके हैं।
एक अन्य अभियुक्त है जिस मामले में और शामिल था, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल इस मुकदमे का अनावरण किया है। इसके लिए मेरी तरफ से जो हमारी टीम है उसको 2,500 रुपये का इनाम है। एक्सपर्ट होते हैं और ये जिसको हम कहते हैं कि एक स्किल के तरीके से इस तरीके से वो करते हैं कि जब ये लोग घटना करते हैं तो आम आदमी को पता नहीं लगता है कि उनके शरीर से कोई ऐसी चीज़ उतारी जा रही है। लेकिन चूंकि सीसीटीवी में ये लोग दिख रहे थे और बाद में जैसे उनको पता लगा उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, उसके आधार पर पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। स्थानीय लिंक भी हैं इनके कुछ, या ये केवल नहीं, अभी तक की जो विवेचना है या जो तथ्य हैं उनके हिसाब से ऐसा कोई नहीं है कि किसी लोकल आदमी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी है। बेसिकली सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इनको पता लगा कि यहाँ पे कथा हो रही है और ये ऐसे ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पे इस तरह की घटनाएं ये लोग करते हैं। गिरफ्तारी कहाँ से? बढ़ते हैं आगे। दरअसल बासी गांव में जन चौपाल लगाएंगे, बसुराव को मारे गिराने में जाबाजों का साथ भेजेंगे, सीएम विष्णुदेव साई का जिक्र कर रहे हैं। आपको चारधाम यात्रा में लोगों और सरकार का उत्साह चरम पर है। अभी तक चारधाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो गया है। एक दिन में चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन से एक दिन में ही 27,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं। दरअसल मई और जून महीने की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में फिर गर्मी आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी ने तो कभी हरीश रावत को गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन अब तो खुद कांग्रेस भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हरीश रावत चुनाव न लड़ें और राजनीति से संन्यास ले लें तो ये बेहतर कदम होगा। अब देखना होगा इस पर हरीश रावत और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। कि अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अब सरकार की ओर से सम्मान और प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है। शासन ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया है कि पदक विजेता खिलाड़ियों से 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। अब तक बड़ी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद एक स्क्रूटनी टीम इन आवेदनों की जांच करेगी और जून महीने में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। पदक विजेताओं को ये प्रोत्साहन राशि सौंपी जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 240 मेडल जीते, ओवरऑल 7वां स्थान हासिल किया था। अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है, साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, संख्या में अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 400 के आसपास आवेदन थे, अभी वर्तमान में अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन हमारे जितने प्लेयर्स थे नेशनल गेम के, मेन ये था कि वो लोग और जिन्होंने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है उन लोगों के लिए कैश अवार्ड ये स्टेट का एक अच्छी स्कीम है। और जैसा आप जानते ही हैं कि नेशनल गेम से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका धनराशि में भी उसको दोगुना किया था। तो आवेदन आएंगे और इसको जून में हम लोग, क्योंकि आवेदन आने के बाद हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है,
और स्क्रूटनी के बाद हम लोग एक पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जहाँ पे हम इसको एक अच्छा बृहद और बढ़िया प्रोग्राम करके उनको सम्मान। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां गंगोत्री धाम जा रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी बस धरासू के पास सड़क पर पलट गई। इस बस में कुल 41 यात्री सवार थे। हादसे में 8 से 10 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस और 108 इमरजेंसी सेवा मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस का नंबर UK 13PA 0085 बताया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पर्यटन नगरी रागरी खेत में आस्था और सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला है। बीती रात हजरत कालू सैयद बाबा के सालाना उर्स मेले के मौके पर नगर की ओर से मजार पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने भी पूरे समय अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। चादर पेशी के दौरान कव्वाली और आराधना के खास कार्यक्रम पूरे माहौल को भावुक और भक्तिमय कर दिया। नगर के प्रतिष्ठित जनों सहित आम लोगों ने भी श्रद्धा के साथ चादर चढ़ाई और मजार में हाजिरी दी। मेला क्षेत्र में दुकानों और झूलों ने बच्चों को पर्यटन का भी मन मोह लिया। बढ़ते हैं आगे और जिक्र करते हैं, राजधानी में सरकारी संपत्ति में फैले अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी देहरादून ने अलग अलग विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ अवैध निर्माण के संबंध में बैठक की है। बैठक में डीएम सविन बंसल ने PWD, सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, पुलिस सहित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि में हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने कहा है कि अवैध धार्मिक और अन्य निर्माण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। ऐसे निर्माण को ध्वस्त किया जाए। इस कड़ी में राजधानी में यह अभियान चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड वे से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे PWD, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई। काशीपुर में विकास की नई उड़ान जल्द ही दिखने वाली है। अगले 2-3 महीने में काशीपुर के लिए 2041 का मास्टर प्लान जारी होने की संभावना है। जिला विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जयकिशन ने बताया, महापौर दीपक बाली के अनुरोध पर हाल ही में हुई बैठक में कई विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। 2011 के मास्टर प्लान को अपडेट कर अब 2041 के लिए नए प्लान की प्रक्रिया शुरू की गई है। खास बात यह है कि ढेला नदी के किनारे अवैध निर्माण को रोकने के लिए सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स और पार्षदों ने सहमति जाहिर की है। फ्लैट प्लेन एरिया में नया निर्माण नहीं होगा। काशीपुर को अवैध कॉलोनियों से मुक्त और व्यवस्थित विकसित शहर बनाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा मल्टी लेवल कार पार्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी, 8 चुनावी लिस्ट का नवीनीकरण जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा रहे हैं। माननीय महापौर काशीपुर के रिक्वेस्ट पे जिला विकास प्राधिकरण की टीम और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, रियल स्टेट के जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ एक लास्ट वीक माननीय महापौर काशीपुर के रिक्वेस्ट पे जिला विकास प्राधिकरण की टीम और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, रियल स्टेट के जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनके तरफ से कुछ समस्याएं पॉइंट आउट की गई थी। जैसे पहला था कि हमारा मास्टर प्लान 2011 का है जो आउटडेट हो चुका है, तो इसमें जिला विकास प्राधिकरण ने यह अवगत कराया कि 28 अप्रैल 2025 को शासन ने यह निर्णय लिया था कि हमारा जो मास्टर प्लान है उसकी प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ की जाए। तो अगले 2-3 महीने में काशीपुर की 2041 की मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। दूसरा इशू ये रेज हुआ था कि ढेला नदी के किनारे
जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ढेला नदी के किनारे सभी रियल स्टेट वालों की तरफ से भी और पार्षदगणों की तरफ से भी एक मत होकर यह कहा गया कि उधर फ्लड प्लेन एरिया में कोई भी नए निर्माण ना किए जाए। तीसरा था कि रेरा का वायलेशंस हो रहा है, उसमें भी हमारे जो पार्षदगण थे उन्होंने स्पष्ट यह बताया कि हम अवैध कॉलोनियाँ नहीं बसाना चाहते, हम काशीपुर को डेवलप बनाना चाहते हैं। तो जो हमारे रेरा के वायलेशंस कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनके जो रजिस्ट्रियाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस रेरा के उल्लंघन होने के कारण कुछ रजिस्ट्रियों पे रोक लगी हुई है। चौथा, कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई थी कि काशीपुर में क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो उन्हें हम लोगों ने अवगत कराया कि मल्टी लेवल कार पार्किंग हमारा 167 कार का पार्किंग बन रहा है काशीपुर में। इसके अलावा महापौर महोदय ने हमें कुल 8 ऐसे चौराहों का लिस्ट दिया है जिसे हमें रेनोवेट करना है, और हम इसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी काशीपुर में बनाने जा रहे हैं, या हमारे पार्षदगणों और रियल स्टेट के लोगों को। नैनीताल के केलखान क्षेत्र में देर रात एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 120 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रस्सी और स्ट्रेचर की मदद से घायलों को खाई से निकालकर सड़क पहुंचाया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए बीडी पांडे चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां उनका उपचार जारी है। हादसे की वजह और घायलों की स्थिति का पता लगाया जा रहा है। केलखान में वाहन दुर्घटना हो गई, जहां पर तकरीबन 120 मीटर खाई में एक गाड़ी गिर गई। हालांकि गाड़ी गिरने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करती हुई रात में नजर आई। हालांकि रेस्क्यू करने के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया है। जो घायल थे फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। हॉस्पिटल में उनका इलाज लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।